अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाजरीन मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शहजाद रज़ा साहब, बैरिस्टर अहमद फनसोता साहब। शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम। और बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन बड़ी एक अहम चीज़ है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करना चाह रहे हैं। अब जिस तरह से पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं उसी तरह से पहले ये समझा जाता था कि रिवायती तौर पर असलहे से जंग लड़ी जाती थी, लेकिन अब तेज़ी से दुनिया तब्दील हो रही है और ग्लोबली जो हम चीज़ें इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके मुताबिक अब बयानिए की जंग है। इस वक्त जो हमें जिसका सामना है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की हम इस वक्त बात करते हैं, जिसका जितना ज़्यादा बयानिया मजबूत होता है वो उतना ही ज़्यादा आगे निकल जाता है, चाहे वो अपनी जगह पर सही है या नहीं है। लेकिन इसी तरह से अब आपको जंग लड़नी है। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से एक तकरीब में जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की मिसाल हमारे सामने और बड़े रिसेंट ये एग्जाम्पल है कि जिस तरह से अमेरिका ने ताकत के ज़ोर पर, असलहे के ज़ोर पर कब्ज़ा तो कर लिया लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और आखिरकार उन्हें बाहर निकलना पड़ा। तो इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ को लें तो भारत के साथ हमारा जिस तरह से एक रवायती हमारा हरीफ रहा है वहाँ पर भी इसी तरह के मामलात रहे हैं और हमेशा से हम इसको देख रहे हैं। क्या अब ये सारी चीज़ें जो इस वक्त रूनमा हो रही हैं और बयानिए की जंग इतनी मजबूत हो चुकी है और इसके लिए हमें अब तैयारी करनी है, हमारी तैयारी है क्या, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त और हमें किस तरह से अपने लाहे-अमल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है? पहले एक शॉट आपको सुना देते हैं, आप वो सुन लीजिए। फवाद साहब की इसी बात जिसका मैंने जिक्र किया, इसी के हवाले से हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं। आप उसको सुन लीजिए, फिर वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। इस वक्त जो दुनिया है वो ओपिनियंस की दुनिया है, राय की दुनिया है। अब वॉर्स जो हैं वो वेपन्स की वॉर्स कम है और ओपिनियंस की वॉर्स ज़्यादा है। अब जो दुनिया की बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो आपकी ओपिनियंस की लड़ाई हैं और ओपिनियंस में वो पार्टी जीतती है जो अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जो हर मामला होता है उसमें ओपिनियंस होती हैं, एक ओपिनियन होगी, दूसरी ओपिनियन होगी, तो किस तरह से आप अपनी कहानी कितनी अच्छी पेश कर सकते हैं वो कहानी जीतती है। अब फ़ौजें उस तरह से जंगें नहीं जीतती, फ़िज़िकल लड़ाइयाँ उस तरह से नहीं होती हैं, आपकी स्टोरीज़ की लड़ाइयाँ हैं कि आप अपनी कहानी कैसे पेश करते हैं। नाज़रीन ये गुफ्तगू आपने सुनी जो हम भी बात कर रहे थे कि इस वक्त जो है हालात बहुत तब्दील हो गए हैं और दुनिया जो है, जैसे फवाद साहब ने फरमाया कि ओपिनियन की जंग है, राय की जंग है कि एक शख्स जाहिर है कि अपनी एक राय रखता है और दूसरे भी शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार करे, लेकिन अब उसका तरीक़ाकार बदल गया है। शहजाद मैं चाहती हूँ कि इस पर हम बात करें, आपको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी और से ही मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा आगाज़ कर लें। क्या एक राय की जंग है, बयानिए की जंग है, बहुत तब्दील हो गई है दुनिया। हमारे यहाँ इस वक्त क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? यानी सबसे पहले तो जब आप ये देखते हैं कि एक चैलेंज आपके सामने है, इससे हमने निमटना है, हमारी क्या तैयारी है? वो रिवायती जो तरीक़ाकार है वो तो बहुत पीछे रह गए हैं, अब हमें भी आगे निकलना है। देखें, उन्होंने अपने बयान में फवाद चौधरी साहब ने एक अफ़गानिस्तान अमेरिका की भी बात की। अब आप अगर तारीख़ को जल्दी से देखें तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, इससे पहले अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, अमेरिका ने इराक़ पे हमला किया और जो मिडल ईस्ट में बाकी जो ममालिक हैं डायरेक्ट हमला तो नहीं किया लेकिन प्रॉक्सीज़ के थ्रू ताकत का इस्तेमाल उन्होंने किया। किसी भी एक मुल्क में हम नहीं समझते कि उसको कामयाबी हासिल हुई हो, या तो बराह रास्त शिकस्त हुई या उनकी जो हिकमत अमली नाकाम हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके कि अरबों डॉलर उस जंग में उन्होंने लगाए, लेकिन उसके बाद भी ना सिर्फ वहाँ पे अमेरिका से नफरत की जाती है और इसके साथ साथ ये जो उनका मकसद था वो हमें पूरा होता इन तमाम वाक़यात में, तारीखी वाक़यात में नज़र नहीं आया। उसके बरक्स अब आप लें मिसाल चीन की। चीन ने कभी इस तरीके से जारहाना रवैया इख्तियार नहीं किया अनटिल रिसेंटली, जो वो समझते हैं कि वो उनके इलाके हैं और उनके तसल्लुत तो नहीं लेकिन उनके पास होने चाहिए। उससे पहले उन्होंने अपनी इकनॉमिक और डिप्लोमेसी जो स्ट्रैटेजीज थी उनके ज़रिए दुनिया को बावर कराया, उन ममालिक के पास गए। अब चीन का इन्फ्लुएंस बावजूद इसके उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अमेरिका के मुकाबले में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं ज़्यादा है। और बयानिए की जंग जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है कि किस तरीके से आप अपने बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगेन बड़े ममालिक की जब हम बात करते हैं, अमेरिका की मिसाल लें, अरबों डॉलर की उनकी एक फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें बेतहाशा फिल्में ऐसी बनती हैं जिनको हम प्रोपेगेंडा मूवीज कहते हैं। एग्जैक्टली। और उनको सपोर्ट या उनको
फंड भी उनके वही इदारे करते हैं जिसमें उनको बड़ा हीरोइक किस्म का एक उनको जो है उनका एक रोल दिखाया जाता है कि कैसे दुनिया में वो अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं या दुश्मनों से लड़ रहे हैं, या इसके साथ साथ उन्होंने किस तरीके से अपना सो कॉल्ड एक अमेरिकन मॉरल्स को जो है वो कायम रखा हुआ है। और ये चीज़ें असर डालती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें लोग उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी एक इट्स पूरा एक पैकेज का हिस्सा है कि जिसके जरिए वो चलाते हैं। और उसी तरफ फवाद चौधरी साहब भी इशारा कर रहे थे कि बयानिए की जंग जीतना सिर्फ खबर देना नहीं है, उसमें बहुत सारे लवाजमात आते हैं, उसमें पब्लिक डिप्लोमेसी आती है, उसमें आपकी ये वाली चीज़ें जो जितनी तरफ मैंने इशारा किया वो भी आती है। और मैं चाहूँगा कि अहमद इस पे जो है अपना व्यू दें। ठीक है, मैं अहमद आपकी तरफ आती हूँ। ये जो लवाजमात हैं इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। शहजाद ने बड़ी अच्छा एक नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि इसका जो इम्पैक्ट है जहन साजी में, लोगों की राय बनाने में, ये बहुत अहम होता है। इस वक्त जो ओपिनियन की एक जंग है, बयानिए की एक जंग है, तो किस कदर अहम आप देखते हैं इसको, लोगों के जहन पे इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना अहम नुक्ता है? बिल्कुल जी, बयानिए की जंग से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट जंग है ही कोई नहीं। और अगर आप दुनिया में देखें, मसलन जिस तरह इजराइल एक बड़ा छोटा सा मुल्क है, लेकिन बयानिए की जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चले अमेरिका का तो साइज बड़ा है, कनाडा, इन सब ममालिक का साइज बड़े, इनकी आर्मीज हैं, बट इजराइल अनडाउटेडली हम अगर देखें तो उनकी पॉलिसी मेकिंग, दे आर इन्वेस्टिंग इन द राइट क्वार्टर्स। अनफॉर्चुनेटली आज जो जंगें हैं वो टैंक्स से और बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही, वो नैरेटिव से लड़ी जा रही है। इफ यू आर एबल टू मेक अ नैरेटिव जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नैरेटिव है, मसलन मैं अब आपको तालिबान की एग्जांपल देता हूँ कि तालिबान का जो नैरेटिव था वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं था। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट बट वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल ना हो सका। अब उनको भी अपना नैरेटिव करना पड़ा, नंबर वन, और उस नैरेटिव को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्हीं मीडियम्स पर रिलाय करना पड़ा जिन मीडियम्स पर तमाम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो है वो रिलाय करती हैं। देखें ये मॉडल जो है ना, ये थोड़ा सा इट गोज स्लाइटली बैक। अगर आप देखें जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की जंग थी उसमें मैं हमेशा उसका तज़किरा करता होता हूं कि कैपिटलिज्म ने अपनी फॉर्म बदल ली है। अगर तो ये ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म होता कि स्टीम इंजन्स, घर, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो चीजें डिफरेंट थी। अब जो है वो सारी की सारी बयानिए की जंग है। जो आपका कैपिटल है वो आपका माइंड है, एंड थ्रू लेट्स से अगर हम इस प्रोग्राम कर रहे हैं और इसको 8-10 दुनिया के बड़े वेब पेजेस उठा के इस टाइम लाइव टेलीकास्ट कर दें, तो हम इस वक्त लेट्स 1-2 करोड़ लोगों तक अगर पहुंच जाएं, तो ऑफ कोर्स हमारी आवाज में, और एक लेट से कोई ऐसा आदमी जिसने 3-4 लाख वोट लिए, उसकी आवाज में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप सियासत के अंदर देखें कितना फर्क आ गया है। शेख रशीद साहब की एग्जांपल आपके सामने, उनकी तमाम इलेक्शन कैंपेन होती ही टीवी पर है, पीपल लुक एट देम। ये तमाम मीडियम्स को इस्तेमाल करके आप कोशिश करते हैं अपना बयानिया बनाने की। और हमारा जो नेशनल टेलीविजन है, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन सेटिंग अप अ नैरेटिव, वो नैरेटिव लेट से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी। उसके अलावा आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसको साफ और शफाफ करना, और जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है उसको इन इट्स ट्रू स्पिरिट रिवाइव करना। ये बयानिया लोगों तक सोशल मीडिया और तमाम चीजों से बड़ा इफेक्टिवली गया है, तो लोगों ने इसके अंदर कन्फाइड किया, बिलीव किया, और आज आपको उसमें चेंजेस नजर आती हुई आ रही हैं। सो यस, आई एग्री विद द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ नैरेटिव एंड देन बीट द ड्रम अराउंड दैट नैरेटिव, वरना फिर देयर इज नो अदर वे। ठीक है, खालिद कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े मारूफ तजियाकार हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं हम इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये बयानिए की जंग है, राय की जंग है। अब दुनिया तब्दील हो गई है और हमें भी अब जो है इस तब्दीली को एक तो एक्सेप्ट कर रहा है कि पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, और यही अब हमें नज़र आ रही हैं। तो सर, इस सारे हवाले से जो अहमद भी बात कर रहे थे कि अब अगर कोई भी अपना इलेक्शन लड़ता है, लेट्स सपोज आप इलेक्शन कैंपेन की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी जो आपका नैरेटिव है वो लोगों को इंगेज करता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप जो बात कर रहे होते हैं कि हमने किसको वोट कास्ट करना है, तो सर इसमें मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है इस सारे तनाजुर में। उसको आप किस तरह से देखते हैं कि अब मीडिया को किस किस्म की तब्दीलियाँ लानी होगी, कितना केयरफुल होना होगा अपना रोल अदा करते हुए? देखिए जी, आपने जो बयानिए की बात की है और पंसोता साहब जो बात कर रहे थे कि उसमें सबसे बड़ी जो मिसाल है इस हवाले से वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान की है कि जो 2018 के इंतखाबात में जो वो करप्शन के खिलाफ बयानिया लेकर जो है सियासत के मैदान में उतरे, और आपने देखा कि किस तरह फिर उन्हें जो है वो पजीराई मिली,
और चारों सूबों के अंदर, बल्कि आजाद कश्मीर और उसके बाद अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान तक जो है उनका जो बयानिया था करप्शन के खिलाफ, उसको जो है वो पजीराई मिली। तो इस वक्त भी अगर हम देख रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है 5 साल होने के बाद भी अपना इसी बयानिए की बेस पर, इसी बयानिए की बुनियाद पर अगले 2023 के इलेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये उनका ऐसा बयानिया है कि इस पर वजीर आज़म इमरान खान ने किसी भी सतह पर कभी भी करप्शन जो है वो इस पर समझौता नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बल्कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को साइड पे कर दिया जो उनके साथ थे। अगर उनको लगा कि कुछ इल्जामात हैं या लोगों के तहफ्फुज़ात हैं तो उन्होंने साइड पे कर दिया उन्हें। हालिया एक जो बयानिया है उसकी भी मैं मिसाल देना चाहता हूं कि चंद रोज पहले आपके इल्म में है कि लाहौर के अंदर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह जो है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को, जो कि अदालत के मफरूर हैं, उनको वहां बुलाया गया, जिस पर इस हद तक तनकीद हुई और बयानिया ये इतना मजबूत हुआ, और इसमें हमारे वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब ने जो है उन्होंने एक मौकफ लिया, मौकफ अख्तियार किया, कॉन्फ्रेंस में जो है ना जाने का फैसला किया, और उसके बाद देखे कि इतना दबाव डेवलप हुआ पाकिस्तान के अंदर कौमी सतह पर कि फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और जो इस कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया थी उनको जो है पीछे अपनी वजाहत करना पड़ी, उनको दबाव का सामना करना पड़ा, और उनका जो मौकफ था वो मौकफ पीछे हटा। ये एक मजबूत बयानिया था जिसकी बुनियाद पर जो है ये सारा मामला हुआ। तो इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रवायती जंगों की बजाय बयानिया की जंग चल रही है, और जिसका जितना मजबूत बयानिया होगा उतना ही उसको जो है उसकी अहमियत होगी, उतनी ही उसको जो है वो कामयाबी जो है वो मिलेगी। और हालिया मिसाल जो है आप अफगानिस्तान की मिसाल देखें कि अफगानिस्तान में असले के जोर पर अमेरिका आज जो है वो वहां पर काबिज हो गया था, और वहां कब्जा करने में कोई देर नहीं हुई, कोई तखीर नहीं हुई उन्हें, लेकिन उनका जो बयानिया था इस हवाले से उसको शिकस्त हुई, जिसकी बिना पर वहां से अफगानिस्तान से फिर अमेरिका को आज जो है वापस जाना पड़ा। ठीक है खालिद साहब, मैं वापस आती हूँ। शहजाद साहब, ये अब हम अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से एक चीज मैं पहले ऐड कर लूं आपके सवाल से पहले। खालिद करीम साहब की बात में मतलब उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की, सिर्फ एक चीज पे मतलब मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि पीटीआई का या इमरान खान साहब का एक बयानिया था 2018 से पहले करप्शन के खिलाफ, और बड़ी कामयाबी के साथ वो उस बयानिए पे कायम रहे और हैं और लेके चल रहे हैं। अब लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो ठीक है आपने एक बयानिया देना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई अगले इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएगी, और उसको जाना भी चाहिए। और लोग यकीनन ये सवाल करेंगे कि आपने एक हमें बयानिया दिया, एक ख्वाब दिया था, अब उसकी ताबीर कहाँ तक पहुंची ये हमें ज़रा बताएं, या उन खुद लोग समझेंगे तो उस कारकर्दगी की बुनियाद पर या उसके नतीजे की बुनियाद पर अगला इलेक्शन असूली तौर पर लड़ना चाहिए। तो फिर शहजाद, इसमें अवेयरनेस का भी तो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब लोगों में वो अवेयरनेस भी आ गई है। शायद जो हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या इस बयानिए की बात करते हैं, ये नैरेटिव इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोग उसकी तरफ जाते हैं। अब लोग समझना चाहते हैं कि लॉजिकली क्या चीज़ें, क्या वादे आप उनसे कर रहे हैं, और क्या वो वाकई प्रैक्टिकली आप उस पर कुछ काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है, और अगले इलेक्शन में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग इस हवाले से सवाल भी करेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि ज़रा थोड़ा उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि कितना ज़रूरी है जब हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त से हम देख रहे हैं कि इसी किस्म की चीज़ें हो रही हैं, ऐसी तकरीबकारियाँ पाकिस्तान के खिलाफ। पूरी दुनिया को एक प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, एक मनफी रुख दिखाया जाता है। हमारे यहाँ जो नैरेटिव की इस वक्त जो तैयारी है, जो होमवर्क मैं कह सकती हूँ, मेरा ख्याल ये अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या हम इस काबिल हो चुके हैं कि उनको सही तरीके से काउंटर कर सकें। देखें, भारत की आपने मिसाल दी, पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प है प्राइवेट मीडिया के आगाज़ की एक कहानी। और जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये मीडिया को परमिशन दी गई कि वो प्राइवेट टीवी चैनल्स लेके आएँ, सो उसके पीछे एक आर्गुमेंट था। आर्गुमेंट ये था कि भारत में प्राइवेट चैनल्स काम कर रहे थे, और ये बात यकीनन बिल्कुल ठीक है कि जो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिया आउटलेट जो बात करती है उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। और कारगिल वॉर के बाद ये एक सोच
पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की आवाज़ें होनी चाहिए कि जो स्टेट नैरेटिव को प्रमोट करें और काउंटर करें जो भारत जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है। ठीक हो गया। उसमें हम कामयाब हुए, किस हद तक हुए ये अलग बहस है, लेकिन भारत ने अपना रवैया नहीं छोड़ा। अब आप देखिए डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आती है कि कितनी फेक ऑर्गेनाइजेशंस काम करती रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ और यूरोपियन यूनियन में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ओपिनियन जो है मोल्ड करने की कोशिश की है। अब आप कहीं बाहर जाएं और कोई किसी गैर मुल्की से अगर आप बात करें और पाकिस्तान का नाम लें तो उनके जहन में कुछ और ही ख्याल आएगा कि पाकिस्तान में पता नहीं किस किस्म के लोग रहते हैं, हर वक्त वहाँ पे असला बरदार लोग और घूम अक्सर रहे हैं। इसका इजहार और करते हैं लोग जो अक्सर बाहर से इजहार आते करते हैं हैं। कि हम तो ये लेकिन समझे थे कि यहाँ पर पता नहीं क्या है, लेकिन ये जब थोड़ा आपका सा उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ इंटरेक्शन है। होता है, आप उसको वो जानते हैं या बाय चांस वो पाकिस्तान आके देख लेते हैं, उनका यकसर चीज बदल चीज़ जाती है। बदल तो ये क्यों हुआ कि हमारे बारे में जो इतनी एक अजीब सी गलत किस्म की परसेप्शन है, ये उसी जो एक हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा या जो एक नैरेटिव लेके भारत चलता रहा या हमारे जो दुश्मन ममालिक चलते रहे, अनफॉर्चुनेटली माजी में हम इसमें कामयाब नहीं हो सके कि हमने सिर्फ रिलाई किया कुछ कन्वेंशनल मीन्स पे। अब बात अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, ज़रूरी है कि हमने ऐसे मेथड्स अपनाने हैं कि जिससे हम लोगों को बता सकें, अपील कर सकें कि लोग देखना भी पसंद करें, उसकी तसव्वुर करें। मिसाल के तौर पे एक हमारी डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर अवार्ड जीता, दुनिया भर में पजीराई हुई, पाकिस्तान का नाम गया। सो उसका मौजू कुछ भी हो, लेकिन मौजू उसका कुछ भी हो, उससे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि हम इस किस्म की खबरें भी आती हैं, शायद उन पे कोई इतना जोर नहीं देता, फोकस नहीं करता। सो पॉइंट इज के एक तरफ अगर कोई एक खुश किस्म की चीज आप लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों का उसमें क्या इंटरेस्ट होगा, आपने लोगों का इंटरेस्ट लेवल देखना है। इसके साथ साथ लोगों को आपने उसी मीडियम में बात करनी है जिसमें वो बात समझ सकें। सही है। अब मैं चाहती हूँ कि इसी डिबेट को मनसोता साहब की तरफ लेकर चलते हैं। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जिन चीज़ों की तरफ शहजाद भी इशारा कर रहे हैं, दुनिया में तो अब ये चल रहा है कि इतना झूठ बोलो कि आपके झूठ को सच समझा जाए। पोस्ट ट्रूथ वाली जो चीज़ें हैं वो सारी इस वक्त सामने आ रही हैं। हम ये नहीं कहते कि इतना ज़्यादा झूठ बोलें या इतना गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करें, लेकिन एटलीस्ट हम अपना जो एक तशख़्ख़ुस है उसको तो बेहतर तरीके से दुनिया के सामने लाने में हमें कामयाब होना चाहिए। यकीनन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे यहाँ जब मीडिया जिस तरह से बिहेव कर रहा होता है, हमें सबको मालूम है कि बलूचिस्तान टारगेट है, बलूचिस्तान या जो दुईकर इलाके हैं, इनके लिए जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वो हम उतने मोहतात नहीं होते जितना हमें होना चाहिए। हम खुद लोगों को मौका देते हैं कि वो इस हवाले से मनफी किस्म का जो प्रोपेगेंडा है उसको एक्सेप्ट करें। देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि जब फॉरेन प्रोपेगेंडा कोई भी होता है, ये प्रोपेगेंडा वर्ड जो है ये इटसेल्फ भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। जो ग्रीक्स होते थे, जब ग्रीक्स की अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते थे तो दे यूज्ड टू हैव अ प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, और उस प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का काम ये होता था कि सारा दिन अपनी हुकूमत की अच्छी साइड को हाईलाइट करना, ताकि जो उस वक्त की इलेक्टोरेट थी, आवाम थी, उसको पता लगे कि सब अच्छा है या एटलीस्ट प्रेडोमिनेटली अच्छा है। वो आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन वजारत बन गई और उनका भी मेजॉरिटी ऑफ द काम ये है, जो कि बड़ा बखूबी मैं एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उससे देखता हूँ कि ही इज ऑब्वियसली डूइंग हिज जॉब वेल। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जो नैरेटिव सेटिंग है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई नैरेटिव आता है या कोई बात हमें पसंद नहीं आती तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि लेट से बलूचिस्तान के खिलाफ है, सिंध के खिलाफ है, हमारी सालमियत के खिलाफ है। इस प्रोपेगेंडा का जवाब आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा से नहीं देते, यू स्टार्ट ब्रिंगिंग आउट योर पॉजिटिव्स। अब क्या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका में फॉक्स न्यूज जो है उनका एक बड़ा ही नोटोरियस चैनल है जिसपे हमेशा हर वक्त उनके खिलाफ खबरें चल रही होती हैं, लेकिन वहां पर व्हीट बैग $40 से $70 का हुआ। 6 मंथ्स फॉक्स न्यूज की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि दे विल नॉट एयर एनी न्यूज जिससे ये तासुर आए कि वहां पर व्हीट शॉर्टेज हो गई है। लेकिन आपको ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूं, यहां पर एक लोकल चैनल ने सर्दियों की फुटेज उठा के गर्मियों में चला दी, वो स्वेटर्स पहने हुए थे लोगों ने। सवाल ये है कि खबर इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना, खबर इंपॉर्टेंट है आगे लेकर चलना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बयानिया, आपका नैरेटिव, और आपका नैरेटिव जो है शुड बी ड्रिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, योर लव फॉर योर कंट्री, पेट्रियटिज्म, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपका नैरेटिव बेस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप तमाम गलत बातें उठा के सही साबित करें, बट सही को तो साबित करें। आप पाकिस्तान में एटलीस्ट ये तो बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी चीजें क्या 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 चल रही हैं। पाकिस्तान लेट्स ऐसी चीजें जो कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप अपनी जीडीपी बताएं, आप अपनी एक्सपोर्ट्स बताएं, ये सब बताएं, आप नॉन कंट्रोवर्शियल चीजें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, जो आर्ट्स में हो रही हैं, कल्चर में हो रही हैं, स्पोर्ट्स में हो रही हैं, जिस पर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मुत्तहद हैं, उन चीजों को हाईलाइट करें।
प्रोग्राम्स जो हैं उसके ऊपर स्पेशल किए जाएं। हमारी तमाम की तमाम न्यूज़ जो है, मैं तो उसको ट्रेजेडी कहूंगा, हर वक्त ये हो गया, एक बस आई, इतने उलट गए, फलाना हो गया, इस किस्म की खबरें जो हैं, अगर इनका फायदा कोई नहीं है तो मेरा ख्याल है इनको तो देना ही नहीं चाहिए, अनलेस यू वांट टू हाईलाइट कि जिस एक सीएनजी रिलेटेड कोई इशू था जिसकी वजह से बस फट गई। एक रोड पे जाती हुई बस की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो और लोग मरे, उस खबर को देने का मेरी समझ से बाहर है कि क्या फायदा है। हमेशा ठीक। मैंने तो उसका नुकसान ही देखा है कि लोगों के अंदर एक लहर फैलाना होता है। या तो आप उसके बजाय इस चीज के ऊपर प्रोग्राम करें कि ड्राइविंग के जो तरीकेकार है, रूल्स हैं, ये सब चीजें क्या है, लेकिन वी ऑलवेज गो फॉर द नेगेटिव, जिसका नुकसान ये होता है कि हम जवाब भी नेगेटिव में देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की। वन लाइनर शहजाद, वक्त लेकिन खत्म हो मैं रहा है जी। थोड़ा सा पंसोता साहब की बात से बड़ी रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करूंगा। मैं वापस आप, हाँ जी जी। जी, मैं वो बात ये है कि एक मिसाल मैं दे देता हूँ आपको। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो ब्रेक किया वाटरगेट से पहले। मैकनामारा पेपर्स, जो वियतनाम की जंग हो रही थी उसके अंदर एक रिपोर्ट लिखी गई उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, और उस स्टोरी को ब्रेक किया। बड़ा प्रेशर था उस पर, बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स, बाकी अखबारात पे इस पर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उन्होंने तय किया कि ये हमने देनी है। डिस्पाइट उनको कहा गया ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बात की कि इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क आएगा। अगर हम आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो फिर कौन करेगा, ये हमारी ड्यूटी है। सो पॉइंट इस कि ये एक बड़ी डिबेट है कि मीडिया ने क्या देना है क्या नहीं देना। कुछ चीज़ें उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप का वो खुद शिकार हो जाएं, करें या ना करें, लेकिन पॉइंट इस जो भी वो मीडिया अगर क्रिटिसिज्म भी करे, हुकूमत के खिलाफ बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव हो, मकसद ये हो कि आपने किसी को एम्बेरस नहीं करना। आप समझते हैं अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आपने इस नियत के तहत करना है कि आपने उसको ठीक करना है, या उसको गलत काम को होने से आपने रोकना है, लोगों को बताना है। ठीक है, ठीक है खालिद कयूम साहब, सर वक्त खत्म हो रहा है। मुख्तसरन, एहसास जिम्मेदारी भी एक चीज़ है। अब आप बयानी की बात कर रहे हैं, अगर तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर इस किस्म की जिम्मेदारी हो, आपको मालूम हो, तो फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको थोड़ी सी लाइन दी जाती है कि ये चीज़ गलत है, ये इससे पहले हमने नहीं देखा, ये भी मैं कहती हूँ कि मेहरबानी है इस गवर्नमेंट की कि आपको इस बयानिए की तरफ लेकर गए हैं और आपको ये बताया है कि बयानिए की जंग कितनी अहम है। इससे अब आपने आगे फाइट करना है, अब आपने इसे डील करना है, आपको इसका तरीकाकार पता होना चाहिए। लेकिन हम अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसके खिलाफ भी हम चल पड़ते हैं कि शायद ये हमारी इजहार राय पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, आज़ादी छीन ली गई है। अच्छा देखिए जी, इसमें अगर बयानिए की अगर बैन अल-अक़वामी सतह पर आप देखें तो बैन अल-अक़वामी सतह पर तो हमें सबसे ज्यादा जो है वो भारत का जो झूठ पर मबनी जो बयानिया है उसका जो है वो सामना है, उसका हमने मुकाबला किस तरह करना है। ठीक है। तो अब ये हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब के इनिशिएटिव पर जो वज़ारत इत्तलात के मतहत जो अदारे हैं, खासतौर पर पीटीवी के अंदर आप देखें तो 57 साल बाद जो है अब वहां पर जो है अब डिजिटलाइज कर दिया गया है पूरे पीटीवी को, एपीपी को डिजिटलाइज कर दिया गया है और पीटीवी को जो है वो एचडी पर शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और इसका मकसद यही है कि बैन अल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान का बयानिया है उसको हम मजबूत बनाए। और दूसरा जो आप हमारे मीडिया हाउसेस की बात कर रहे हैं, देखिए चीनी का क्राइसिस था, तो चीनी के क्राइसिस में हम जब चीनी की कीमतें बढ़ रही थी तो उसकी तो हम खबरें दे रहे थे, उस हवाले से टीवी चैनल्स पर भी खबरें आ रही थी। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आ रही थी। अप्रोच के साथ हम आगे चलते हैं। नीचे आई तो उसकी कोई जो है वो खबर देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमें जो वज़ीर इत्तलात है उनके ट्वीट से पता चला कि चीनी की कीमत जो है अब वो नीचे आ चुकी है। और अभी 2 रोज पहले उन्होंने 3 खबरें जो मीडिया को बराह रास्त खुद देनी चाहिए थी, वो हमें वज़ीर इत्तलात के ट्वीट से पता चला कि सऊदी अरब से $3 अरब जो है वो चंद रोज तक मिलने वाले हैं। वहां पर जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनकी हड़ताल जो है वो खत्म कर दी गई है। सऊदी अरब से जो प्रवासे हैं वो दोबारा शुरू हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक मजबूत जो बयानिया है, फिर तमाम मीडिया को उनकी हेडलाइन चलाना पड़ी। ये उनका जो मजबूत बयानिया था हमारे वज़ीर इत्तलात का, उसका नतीजा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। बयानिए के हवाले से बात कर रहे हैं कि कितना अहम है और आगे हमें इसी को लेकर चलना है। इसी के हवाले से हमें जब डील करने के लिए हमें इसका तरीका आना ज़रूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या ख़बर हमारे इंटरेस्ट में है, क्या हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है। इस पर मज़ीद भी बात होगी, बल्कि वो इस हवाले से होगी कि हम थोड़ा इंडिया के हवाले
से बात करेंगे कि वहाँ जो बयानिया हमें बहुत मजबूत नज़र आता है और जिस किस्म की खबरें आती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो बहुत अहम है, उसको किस तरह से हमने काउंटर करना है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो बयानिए की जंग है वो अरूज पर है और दुनिया उसी पर चल रही है। अब भारत की तरफ जब हम देखते हैं तो डिसइन्फ्लैब जैसे वाक़यात जो हैं जब सामने आते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि वाकई ये कितनी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एलिमेंट है और हमें भी इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और रोज़ हम सुनते हैं, कुछ खबरें आती रहती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, फुलझड़ियाँ भारत की तरफ से जो है वो छोड़ते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो आरएसएस के चीफ मोहन भगत हैं, उन्होंने कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से फिर कुछ इसी किस्म की बात की है और 370 को रिवोक करने के हवाले से जो है उन्होंने गुफ्तगू की है। और कश्मीर और लद्दाख के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी एक बड़ी गैर मुनसिफाना सी चीज़ें हो रही थी और हम जो इस वक्त इकदाम कर रहे हैं उसकी वजह से जो कश्मीर में बड़ी खुशहाली आ जाएगी और कश्मीरी नौजवान, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों से मेरी बात हुई है और वो चाहते हैं कि हमें सही तरीके से प्रॉपरली जो है वो भारत का हिस्सा बना दिया जाए। इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं, जो असल एक नैरेटिव होता है या असल जो रुख होता है तस्वीर का, जो इस वक्त मसला है उसको घुमाने की कोशिश की जाती है, उसको स्पिन करके लोगों को गलत तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है और ये हमेशा से हो रहा है। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद भी की है, बड़ी सख्ती से इसकी मजम्मत भी की है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस पर बात की गई है। मैं इस पर डिबेट हम उसका आगाज़ करते हैं। शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाने से पहले डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब की राय ले लेते हैं इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू है। शहजाद, मैं आपकी तरफ ही आती हूँ कि इस वक्त अगर थोड़ा सा इसको बयानिए से ही आप रिलेट कर लें। हमने देखा अभी 2-3 दिन पहले भी उनके वज़ीर दिफा की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आती रहीं, वो भी पाकिस्तान को जिस किस्म की धमकियाँ देते हैं या ओवरऑल जिस किस्म की चीज़ें आती हैं, असल तो वो RSS की वहाँ पर जो एक नज़रिया चल रहा है जो हिंदुत्व का, जिसको मोदी साहब भी फॉलो कर रहे हैं और आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं 2022 में, तो ये सारी चीज़ें जो लिंक तो वहीं से जुड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीर के खिलाफ असल जो मसला है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है। पहली बात तो ये कि भारत का ये जो रवैया या इनके सियासतदान RSS, शिवसेना, इनके ऊपर तबसरा करना वैसे वक्त का ज़िया ही है, लेकिन क्योंकि हमारा ये टॉपिक है, इशू इसके
बीजेपी एक ऑफ शूट है आरएसएस की, जो आइडियोलॉजिकल जो इंस्पिरेशन लेती है या जो उनकी जो अकायद हैं वो वहाँ से करती है। और जो शिवसेना है ये आप समझ लें एक बिगड़ी हुई शक्ल है कि जो उसका बरमला इजहार भी करते हैं और बहुत से मामलात में वायलेंट भी हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि माजी में बीजेपी आरएसएस का बिल्कुल वो नज़रिया फॉलो करती थी, लेकिन उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें नजर आती थी क्योंकि वो सियासत भी करती थी। लेकिन अब गुज़िश्ता तकरीबन 10-12 साल से वो हमें एक बहुत रिजिडिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उनकी, वो रिजिडिटी में तब्दील हो गई है। और इस वक्त अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी, उनके जितने भी साथी हैं, उनका जो एक रवैया चला आ रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और जब हम बात करते हैं बयानिए की, उनकी मतलब अगर कांग्रेस के साथ पाकिस्तान के आप ताल्लुकात देखें या उनके दौर में जो पाकिस्तान के साथ होता रहा, 1971 कांग्रेस का दौर था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं। सो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो एंजल्स हैं या कोई फरिश्ते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक सो कॉल्ड जो भारत का एक सेकुलर चेहरा बेनकाब हुआ है, उससे प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन अब इसके साथ साथ जो भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं वो माजी में इतने इनसिक्योर शायद नहीं थे जितने के आजकल के दौर में हमें नजर आते हैं। सो मेरे ख्याल में अगर उनका बस चले, या तो वो सारे मुसलमानों को कन्वर्ट कर दें ज़बरदस्ती, कोई ऐसा काम करें, या फिर अक़लियतों के साथ भी, खास तौर पर मुसलमानों के साथ, लेकिन बाकी अक़लियतों के साथ भी यही सलूक है, वो भी उससे बचे हुए नहीं है। एग्जैक्टली, उनका बिल्कुल रवैया यही है। लेकिन प्रॉब्लम इस के भारत जो है एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है। भारत जो है सो कॉल्ड इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहलाता है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में ये रवैया है तो पूरे के पूरे निज़ाम पे एक क्वेश्चन मार्क होता है कि वो किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी, अगर आप मुसलमानों की आबादी को और जिन कम्युनिटी की तरफ आप इशारा कर रही हैं उनको एक साथ मिलाएं, सो ये कहीं ज़्यादा तादाद है उन एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ के मुकाबले में कि जो इस वक्त रूल कर रहे हैं भारत पर। ठीक है शहजाद, मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर इश्तियाक साहब को हम शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, ये जो रिसेंट एक स्टेटमेंट आई है आरएसएस के चीफ की, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ें चूँकि आती रहती हैं तो ये इतनी अहम हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये इस नुक्ते से अहम है कि दुनिया को जो चीज़, जो हकीकत बताने की कोशिश की जाती है, जो प्रोपागेंडा किया जाता है, वो कश्मीर कॉज के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर जिस किस्म की हमें वहाँ पर इंतहा पसंदी नज़र आती है, जिस किस्म के हालात हमें वहाँ पर नज़र आते हैं, 370 को रिवोक करने के बाद जो इस वक्त जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया, फिर आपने किसी को इजाज़त नहीं दी वहाँ पर जाने की, और जो खुद आप बताते रहे, दुनिया को ये बताते रहे कि वहाँ पर हालात नॉर्मल हैं। तो इस मामले में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत संजीदा किस्म का मामला है और इससे बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है कश्मीर को। सर देखिए, मतलब आपका एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो आरएसएस है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1925 में जी, और ये वो पीरियड है कि जब हिंदू रिवाइवलिज्म का पीरियड है, जब ब्रिटिश एम्पायर का जो क्लाउड था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, 2 जंगें हुई थी। तो इनके जो जितने भी आइडियोलॉग्स हैं, पूरी तहरीक इन्फ्लुएंस हुई थी जो नाज़ीज़ जर्मनी में राइज था उससे हुई थी। और ये इनका डिस्कोर्स ये था, ख़ास तौर पे जो इनका गुरु गोलवालकर है जी, जिसने वी आवर नेशन रीडिफाइंड, इस तरह का इस टाइटल की आवर नेशन डिफाइंड, उस किताब में वो बोलता है कि जी हिंदू जो है एक जाति है और इस रेस को, चूंकि ये एरियन रूट्स है, तो बाकी तमाम जो रेसेस हैं उनको या तो सबमिट करना चाहिए या छोड़ के चला जाना चाहिए हिंदुस्तान को। अब ये एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी है जो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इमर्ज किया और 90s के अंदर इसके चूंकि 4 इसके रुकन है, बेसिकली 4 ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी पॉलिटिकल बॉडी है, ये राइज होते हैं अर्ली 90s के अंदर और उसके बाद अनस्टॉपेबल है। असल में जो चीज़ मुसलमानों को कंपेल किया कि वो एक अलहदा मुल्क बनाए 47 के अंदर, वो जो असलियत है हिंदुस्तान की वो आपके सामने आ गई बीजेपी और आरएसएस क्योंकि उसको कंट्रोल करती है उसकी शक्ल में जी। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं 2 डिफरेंट दुनिया को देख रहे हैं। एक दुनिया में जिसमें पाकिस्तान है जो चीन के साथ मिलकर या दुनिया बाकी से मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी दुनिया जिसके अंदर आरएसएस लेड इंडिया है जो हमें इस खित्ते को और हिंदुस्तान इटसेल्फ को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा किया कि एक रेजोल्यूट रिस्पॉन्स दिया इसको, इस नॉनसेंस को, क्योंकि भले देखें हम तो खित्ते में हैं और प्राउडली आगे चल रहे हैं,
जी हमने अपना ग्रोथ का फ्रेमवर्क भी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक में ले गए। हम रेलेवेंट हैं दुनिया की डिफरेंट कुव्वतों के, अरब वर्ल्ड से, चाइना से, अमेरिका से, सबसे हमेशा से रहे हैं। अब अगर चॉइस है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान एक साउथ एशिया में बहुत बड़ा मुल्क है, जी जी बहुत बड़ी आबादी है, जिसमें मुसलमान भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, दूसरे मज़ाहिब के अवाम भी बसते हैं। और हिंदुस्तान साउथ एशिया में सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है, बाकी ममालिक भी हैं इधर। जी जी बिल्कुल सर। तो एक तो है कि अपना फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, और इसमें एक पॉइंट अगर आप इजाज़त दें जी सर। तो वो मैं ये भी मेंशन करूंगा कि ये बेसिकली इनको बहुत बड़ा रिवर्सल हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी रजीम को। जो फार्म लॉज जो है रिवर्स हुए हैं ना, और उसके ऊपर इनकी निदामत हुई है जी। 1 साल की बड़ी भरपूर स्ट्रगल जो अपना सिख और दूसरे फार्मर्स ने की है पंजाब और अल्सवेयर में, जी जी वो बहुत बड़ा इनका, यानी अब फेस सेविंग के लिए और प्योरली फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये अननेसेसरली बीजेपी, और चूंकि असल कुव्वत तो आरएसएस के पास है ना, ये इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। मतलब आप देखें ना, यानी हिंदुस्तानियों से पूछे और उनमें काफी लोग सेकुलर यानी रवैये के भी हैं सही कि भाई ऐसी कुव्वत वहां पे पॉलिटिकल पावर अज्यूम कर चुकी है पिछले बहुत सारे सालों से सर कि जो गांधी की कातिल है। एग्जैक्टली सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे पंसोता साहब की तरफ जाना है। बैरिस्टर साहब, सर इस वक्त जो सारी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से थ्रेट्स हो रही हैं, कहीं इनको खुद नाकामी हो रही है वो निदामत और इस एम्बारसमेंट को ख़त्म करने के लिए। अभी तो रिसेंटली ने वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान से हुई और जिस किस्म के इकदाम किए जाते रहे, तो सर इसको क्या हमें बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत है, या फिर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि 2022 में इलेक्शन लें और भी बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, अभी इस किस्म की और भी बहुत सी खबरें आएंगी? नहीं जी, मैं पहली तो बात है शहजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये तो ऐसी बात भी नहीं है जो तबसरा तलब है, लेकिन चूंकि हमारे हलीफ भारत की तरफ से आई है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू डिस्कस इट। फिर डॉक्टर साहब ने जो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, आई थिंक दैट्स बीन डन इन अ वेरी वेरी प्लॉजिबल वे। मैं जिस एरिया पर उसकी बात करना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि इंडिया की नैरेटिव जो है, जो इस वक्त उनका गवर्नमेंट बना रही है, और जो आरएसएस नैरेटिव जिसको वजीर आजम साहब दफा अटैक कर चुके हैं, वो नैरेटिव इज देयर नीड मोर देन एनीथिंग एल्स। व्हाई? बिकॉज उनके इलेक्शंस में, जब आप इलेक्शन ईयर आए या इवन अदरवाइज कंटिन्यूअसली आपके सामने यही नैरेटिव बिका है। देखिए ना, ये दो ममालिक का फर्क है। हमारे मुल्क में नैरेटिव बिका इलेक्शंस में एंटी करप्शन, डेमोक्रेसी, इन चीजों के ऊपर। उनके मुल्क में नैरेटिव बिका हिंदुत्वा, मुसलमान ये हैं, मुसलमान पे मुजालिम करो। सो मैं इसको कहूंगा कि 2/3 अक्सरियत से ज्यादा बीजेपी आई है वो इस नैरेटिव पर आई है। उसके बाद 4-5 साल जब वो काम करते रहे हैं साबका द्वार में भी, और इस दफा भी कोशिश कर रहे हैं, इट इज टोटल परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स, जिसको उनकी अवाम टू एन एक्सटेंट अप्रिशिएट भी करती है, जो हिंदुत्वा मेजॉरिटी है। मैं किसी रिलीजन की बेस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन वहां जो एक हिंदुत्वा मॉडल जिसको आरएसएस फिलॉसफी कहते हैं, वही चीज वो अपने इलेक्शंस में लेके जा रहे हैं। आई मीन इंटरनेशनली इट इज द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस थिंग दैट यू कैन डू, और उसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन इस इंटरनेशनल दुनिया जो, इस पर मुझे तरस भी बड़ा आता है जब वो उसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स बैठाते हैं, वो वहां बैठकर हमें वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर्स देते हैं, और इस किस्म के स्टूपिड नैरेटिव के बाद वो आके एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर आप जौन से भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसका इल्जाम लगा के तो पाकिस्तान को आप गंदा कर दें, पाकिस्तान दुनिया की हर इल का जो है रिस्पॉन्सिबल है। Whereas इंडिया में नैरेटिव गलत सेट किया जाए, इंडिया की बात गलत की जाए, उसके लिए किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। टू सम इट अप, आई वुड से कि वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज इंडिया की प्रॉब्लम यह है, कहता कुछ है करता कुछ है, और अगर गलती से कुछ कर भी ले तो दे हैव टू ऑब्वियसली बी ट्रीटेड टू अ टी व्हिच इज फैंटास्टिक, उसको फिर वो वीर चक्र मिल जाता है। आई मीन लाइक इट्स अपने वो खुद बिल्कुल डिसओरिएंटेशन है उनके अंदर, और वो जो कहते हैं वो कर नहीं सकते। तो मैं तो उनको बहुत ज्यादा सीरियस लेता भी नहीं, और आई बिलीव हमारी गवर्नमेंट भी अब उनको इतना खास सीरियसली नहीं ले रही। ठीक है। अच्छा शहजाद, कश्मीर के इशू की जब हम बात करते हैं ना, वहाँ पर फिर हमें काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना भी पड़ता है, करना भी चाहिए, हम उसको लेते भी हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि मैं सफ़ीर हूँ जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके लिए, और फिर हर फोरम पर आवाज़ भी उठाते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान को आप डिफेम करने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कश्मीर कॉज को आप हर्ट कर रहे हैं, जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो काफ़ी एक संजीदा सी चीज़ है। लेकिन आप ये समझते हैं कि हमारी तरफ से जो इक़दाम किए
जा रहे हैं, ये कोशिशें अब हम कर रहे हैं, जिस तरह से एक्टिवली हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काम कर रही है गवर्नमेंट, तो अब कुछ थोड़ा सा लोगों की तवज्जो हटी है, कुछ समझ में आना दुनिया को शुरू हुआ है कि सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी की नज़र से नहीं देखना, उसी लेंस से नहीं देखना, वहाँ पर गलत चीज़ें हो रही हैं, वहाँ लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर एक ह्यूमन क्राइसिस जन्म ले चुका है। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि मैं पंसोता साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बात की है कि उन्होंने जो ये बात की है कि भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इलेक्शन के दिनों में बिकता हमेशा है। होता है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता, नहीं यहाँ होता। हमारे इश्यूज डिफरेंट है और हमें करना भी नहीं चाहिए कि हमें भारत दुश्मनी की बुनियाद पर लोगों से वोट ना मांगने फिर की इसका जरूरत मतलब है। हम ये कह सकते हैं वो 1.25 अरब की आबादी से हमारी 22 करोड़ की आबादी ज्यादा समझदार ज़्यादा है। समझदार हम है, इस आप कह किस्म की सकते हैं, चीजों आप को बाय लोगों को नहीं मैं शामिल करते नहीं करता, ऐसे। लेकिन मोदी जैसे जो सियासतदान है वो ये काम करते हैं। इससे पहले कि मैं आपके सवाल की जानिब आऊँ, डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, वो इस पर मुझे करेक्ट करेंगे कि अगर जब बीजेपी अनडूइंग की बात करती है पार्टीशन की, सो इनफैक्ट उनके कोई आइडियल्स मुझे समझ नहीं आते। वो अपने जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनकी भी इंसल्ट कर रही है। और अनडूइंग की बात है कि पुरानी बात 1947 कैबिनेट मिशन क्यों नाकाम हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो अगर बीजेपी ये बात करती है, सो वो इनफैक्ट अपने फाउंडिंग फादर्स की इंसल्ट कर रही है, जो कि उनको वो नहीं समझते, किसी किस्म का खाते में नहीं लाते, और ख़ुद को सो कॉल्ड उन्होंने एक अवतार समझ के रखा हुआ है मोदी और उसके साथियों ने। जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर का मसला यकीनन पाकिस्तान की उसमें बहुत एफर्ट है, लेकिन अब तक जो कश्मीर का मसला ज़िंदा है और आगे ज़िंदा रहेगा और इंशाल्लाह ये रिजॉल्व भी होगा, इज़ बिकॉज ऑफ द इंडिजिनस स्ट्रगल ऑफ द कश्मीरी पीपल, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने बग़ैर किसी सपोर्ट के अपने अपने अंदर के वसाइल को बरूए कार लाते हुए जिन्होंने अभी तक इस मसले को उजागर करके रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीरी हैं कि जो रोज़ाना भारतीय फ़ौज का सामना करते हैं निहत्थे। और पाकिस्तान यकीनन हमारी मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ मौजूद है और हमेशा रहेगी। और हम बार बार जो बात करते हैं कि हमने उस मसले को उठाना है, सो हम सिर्फ ऑगमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कश्मीरीज़ की उन एफर्ट को कि ये देख लीजिए कि एक बहुत बड़ी आबादी है, मजलूम है, इनके खिलाफ ये काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ कश्मीर अपनी बात उस तरीके से नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पाकिस्तान उनकी बात करता है। हम ये समझते हैं कश्मीर जो है, इट्स नॉट द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओनली, ये एक इंसानी अलमिया है। भारत के नज़दीक एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की बात है। अगर ये ना होता और कश्मीरियों को वो यकीन वही दर्जा देते जो बाकी भारत के शहरियों को देते हैं, सो आज ये सूरत हाल ना होती, ना वहाँ पे 9 लाख फौज होती, ना स्पेशल स्टेटस उनका चेंज होता, ना उनकी डेमोग्राफी चेंज की बात होती, ना बाकी चीज़ें होती। ठीक है डॉक्टर इश्तियाक साहब, सर एक बड़ा अहम नुक्ता है ओवरऑल जिसके हवाले से मैं आपकी राय चाहती हूँ। सर, जो इंतहा पसंदी हमें वहाँ पर नज़र आ रही है और बीजेपी की दौर में जिस कदर उसमें इजाफा हुआ है, अभी एक सर्वे भी हुआ था कुछ अर्सा पहले जिसमें यह कहा गया था कि वहाँ 50,000 से ज़्यादा देहातों के हवाले से बात की जा रही थी कि लोगों में इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग उसको गलत नहीं समझते हैं। तो ओवरऑल भी हमें वहाँ पर आवाम का बिहेवियर नहीं यही नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमती सतह पर जब आपको एक इंतहा पसंदी को सरपरस्ती हासिल हो जाए, जब इस किस्म के इकदामात बाकी कौमों के लोगों के खिलाफ किए जाएँ तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं लोग। सर, ये नुक्ता कितना ख़तरनाक है खुद इंडिया के लिए, बाकियों को, पूरी दुनिया के अमन को तो आपने सबोताज किया हुआ है। बहुत सारी खबरें भी पिछले दिनों चलती रही, आपने सुना होगा कि जो उनके अदाकार हैं या उनके जो बड़े डायरेक्टर हैं, एक जावेद अख्तर साहब को भी उन्होंने धमकियां दी थी आरएसएस की जानिब से कि उन्होंने कहा कि आरएसएस और तालिबान जो हैं वो सेम नेचर के हैं। उसके अलावा फिर अभी हमने देखा एक कॉमेडियन है उनके वहाँ पर वीरदास, यूएस में, जो उन्होंने सारा एक एनालिसिस दिया और भारत के हवाले से बताया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। यानी जो अपनी ज़बान खोलता है, जो सच बोलने की कोशिश करता है, आप उसको चाहते हैं कि बस अब ये साइड पे हो जाए, ये या तो उसको कत्ल की धमकियां देते हैं या फिर आप चाहते हैं कि बस अब ये दुनिया से ही साइड पे हो जाए, ये कहीं और ही चला जाए हमारे हवाले से। यानी कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार नहीं है आप। एक तो यानी बात ये है कि मुझे तो हिंदुस्तान की जो हालत है ना इस वक्त, उस पर तरस आता है। चूँकि हमारा रीजनल नेबर है, बड़ा मुल्क है, तो हमें यानी अपनी तरफ से खैर ख्वाली यानी वो एक अच्छा वो पैगाम देना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो एक्सट्रीमिज्म के नरगे में आया इससे वो निकले। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे हमने देखा कि यानी एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की एक वेव आई थी और हम उससे यानी हमने बड़ी अच्छी तरह से उसके साथ फाइट की और हम जी बिल्कुल चुके हैं। हम वो बात ही नहीं कर रहे आजकल, हमारे डिस्कोर्स में ये बातें नहीं है, बातें इकोनॉमिक हैं, दूसरे सोशल इशू हैं। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और वहाँ पे एक सेकुलर एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था, वो फेड आउट हो गया ग्रेजुअली। सो मच सो कि वहाँ पे अब गांधी के कातिल को सेलिब्रेट किया जाता है।
वहाँ पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को सब्जुगेट किया जाता है। और ख़ास तौर पे चूँकि कश्मीर का रेफरेंस है और हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा आपको पता है कि हमारी जितनी सॉलिडारिटी है विद द कश्मीर कॉज परहैप्स मुसलमान दुनिया में या कहीं और दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान ने जो अगस्त 2019 में किया, वो उन्होंने कहा कि जी हमारी ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है जी। और ख़ास तौर पे 370 वगैरह तो आप छोड़ें, जो आर्टिकल 31A को रिमूव करके उसकी आड़ के अंदर जो वहाँ पे डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें यानी आबादकार हो रहे हैं वही जो फौजी और पुलिस और पैरामिलिट्री जो वहाँ पे सब्जुगेट किया होता है पिछले पूरे 30-35 साल से, वहाँ पे नस्लें तब्दील हो रही हैं, आइडेंटिटी तब्दील हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। ऑफ कोर्स यानी कश्मीरियों के साथ जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए भी हमें फाइट करनी चाहिए अब जी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को अभी तक बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अपना लिख भी चुका हूँ इसके ऊपर कि इस वक्त आ गया है कि हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले को ले जाएं, बिकॉज कश्मीर जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और उसके अंदर जुरिस्डिक्शन ICJ की होगी, अपार्ट फ्रॉम ए प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक कैंपेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। बड़ी ज़रूरी बात है, बिकॉज एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ये हरकत करके अगस्त 2019 में इंडिया ने, मोदी रजीम ने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया कि एक एब्सोल्युटली यानी देयर इज अ नियर कंसेंसस इन द स्कॉलरली मीडिया कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड कि ये अनजस्ट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट है लोगों की। और खास तौर पे जो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो अपना इसकी बिल्कुल यानी हैसियत यानी आइडेंटिटी को रिप्लेस करने का मामला है। तो हमें बहुत सीरियस होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, ये जो मॉन्स्टर ऑफ RSS है या BJP है, इससे अगले इलेक्शंस के अंदर कुछ छुटकारा होगा और हमें भी सुकून मिलेगा पाकिस्तान के अंदर और खित्ते को। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर। और नाज़रीन, इस वक्त हम इंडिया की जो स्ट्रैटेजी उसके हवाले से बात कर रहे थे कि वो दूसरों के लिए तो जितनी ख़तरनाक है ही है, वो ख़ुद इंडिया के लिए कितनी ख़तरनाक है और कितना बड़ा थ्रेट है, और जिसकी बार बार बात भी की जाती है। सो कॉल्ड एक दुनिया के सामने आप बने हुए हैं कि बहुत आप जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन इस इंतहा पसंदी के नतीजे में आपके अपने भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसकी रियलाइजेशन शायद अभी वहाँ पर नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में हो। बहरहाल शहजाद रज़ा, बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब इस सारी डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद रहे थे। आप दोनों हजरात का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज के प्रोग्राम से नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।